हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं आप लोगों से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के विषय में चर्चा करूंगी। इसके पहले भी मैंने चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में तथा उसके अभियानों के विषय में और साम्राज्य विस्तार के विषय में एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है। आज के मैं इस वीडियो में आप लोगों से चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य कार्यों के विषय में चर्चा करूंगी। मेरा यह प्रयास है कि इन वीडियोज़ के थ्रू जितने भी स्टूडेंट्स हैं पीजी और यूजी के एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले उनके लिए ये वीडियोस मेरे मददगार साबित होंगे। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मेरे ये वीडियोस उनके लिए मददगार साबित होंगे, ऐसा मेरा यह प्रयास रहा है। जैसा कि मैंने अभी कहा, आप लोगों से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के विषय में चर्चा करूंगी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रशासनिक तंत्र तथा अन्य उसके जो जितने भी क्षेत्र थे उसमें क्या योगदान रहा था उसके विषय में आज के इस वीडियो में चर्चा करूंगी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य शासन प्रबंध के संदर्भ में अभिलेखों से हमें उसके 5 मुख्य अधिकारियों के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध होती है। सरकानिक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के इस सामंत के संदर्भ में हमें उदयगिरी अभिलेख से पता चलता है। आम्रकादर्व चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सेनापति था तथा यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। वीरसेन शाह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का विदेश और युद्ध मंत्री था और यह शैव संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। शिखर स्वामी चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री और कुमारामात्य था। महाराज श्री गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय तिरहुत का राज्यपाल था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हम यह देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य का सर्वांगीण विकास हुआ था तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हमें विकास देखने को मिलता है। कला, साहित्य, वास्तुकला, दर्शन, विज्ञान, इन सभी क्षेत्रों में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय उल्लेखनीय प्रगति हमें देखने को मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय का शाही दरबार 9 रत्न से सुशोभित था। कालिदास, वरामिहिर, वररुचि, बेतालवट, घटकरपुरा, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह और शंकु इनमें से रहे थे। हमें यह भी जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को राजश्री के रूप में भी वर्णित किया गया है, जो यह स्पष्ट करता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अद्भुत व्यक्तित्व और संत चरित्र का व्यक्तित्व रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का भक्त रहा था। उनके द्वारा गरुड़ के चित्र को विष्णु के गुप्त ध्वज के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा स्वयं को परम भागवत के रूप में प्रचारित किया गया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म की गतिविधियों को काफी प्रोत्साहन मिला था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पूरे देश में अद्भुत मूर्ति कला को भी काफी प्रोत्साहन दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को साहित्य और कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र तथा दूसरी राजधानी उज्जैनी रही थी। चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान शासक था तथा उसने अपने शासन को सुव्यवस्थित करने के लिए गुप्त साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित भी किया था। इन प्रांतों को मुक्ति कहा जाता था। प्रांतों को जिलों में विभक्त किया गया था। इन जिलों को विषय कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सिक्कों के संदर्भ में भी रही है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की कुछ मुद्राएं पूर्णतः मौलिक एवं नवीन थी। स्वर्ण के अतिरिक्त रजत और ताम्र मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। चंद्रगुप्त की स्वर्ण मुद्राएं निम्न प्रकार की रही हैं। छत्रधारी प्रकार, इनमें 2 प्रकार के सिक्कों को हम देखते हैं। इन सिक्कों के मुख भाग पर आहुति डालते हुए राजा खड़ा है तथा उसका बायां हाथ तलवार की मुठिया पर रखा हुआ है। राजा के पीछे एक बौना नौकर छत्र पकड़कर खड़ा है। दूसरा जो प्रकार रहा है वह पर्यक प्रकार के सिक्के रहे हैं। इन सिक्कों के मुख भाग पर राजा वस्त्र एवं आभूषण धारण किए हुए है। सिंह निहंता प्रकार, इन सिक्कों में मुख भाग पर सिंह को धनुष बाण अथवा कृपाण से मारते हुए राजा की आकृति को दर्शाया गया है तथा पृष्ठ भाग पर सिंह पर बैठी हुई देवी दुर्गा की आकृति उत्कीर्ण है।
अश्वरोही प्रकार। इन सिक्कों के मुख भाग पर घोड़े पर सवार राजा की आकृति तथा मुद्रा लेख परम भागवत महाराजा धीराज उत्कीर्ण है। पृष्ठ भाग में बैठी हुई देवी है, साथ ही साथ अजीत विक्रम खुदा हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय एक धर्मनिष्ठ वैष्णव रहा था और यही कारण है कि उसके द्वारा परम भागवत की उपाधि भी धारण की गई थी। महरौली अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा विष्णुपद पर्वत पर एक विष्णु ध्वज की स्थापना की गई थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यद्यपि वैष्णव धर्म का समर्थक था और अनुयायी रहा था, किंतु उसके द्वारा अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता पूर्ण व्यवहार किया गया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बिना किसी भेदभाव के अन्य धर्मावलंबियों को प्रशासन के उच्च पदों पर नियुक्त किया था। साथ ही साथ अन्य धर्म के लिए उदारता पूर्वक दान भी किया करता था। उसका संधि विग्रहक सचिव वीरसेन के धार्मिक चरित्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि वह शैव संप्रदाय का अनुयायी था, जिसके द्वारा भगवान शिव की पूजा करने के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया गया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सेनापति आम्रका दर्व था, जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सांची लेख में हमें पता चलता है कि उसने सांची महाविहार के आर्य संघ को 25 दिनारें तथा ईश्वर वासक ग्राम को दान में दिया था। उसके द्वारा प्रतिदिन 5 भिक्षुओं को भोजन कराने और रत्नगृह में दीपक जलाने के लिए भी दिया जा गया था। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य के विस्तार में समुद्रगुप्त के बाद सर्वाधिक भूमिका निभाई थी तथा रामगुप्त की दुर्बलता से गुप्त साम्राज्य को जो हानि पहुंची थी, उससे गुप्त साम्राज्य को बाहर निकालकर इसे पूर्व में बंगाल, पश्चिम में गुजरात तथा दक्षिण में नर्मदा और उत्तर में हिमालय की तलहटी तक विस्तृत कर दिया था, जिसके कारण एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र में गुप्त साम्राज्य का विस्तार परिलक्षित होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि अपने विजय अभियान से गुप्त साम्राज्य को एक विशाल साम्राज्य में तो उसने परिवर्तित किया ही था, साथ ही साथ उसने एक शुद्ध शासन व्यवस्था की भी स्थापना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने आर्थिक दृष्टिकोण से भी गुप्त साम्राज्य को समृद्ध बनाया था। यही कारण है कि फायहान ने चंद्रगुप्त द्वितीय को एक महान शासक के रूप में वर्णित किया है। फायहान के वर्णन से स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल ऐश्वर्य और शांति का शासनकाल रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में साहित्य कला का तो विकास हुआ ही था, साथ ही साथ जनसाधारण जनता काफी सुखी रही थी। यही कारण है कि गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय को अपने प्रजा के दिलों पर आधिपत्य करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सच तो यह है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में सिर्फ गुप्त साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य के रूप में ही परिवर्तित नहीं हुआ था, बल्कि गुप्त साम्राज्य साहित्य, कला, धर्म, आर्थिक संपन्नता इन सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की ओर अग्रसर हुआ था। जब हम चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रशासन के संदर्भ में इतिहास का अवलोकन करते हैं तब हम यह देखते हैं कि उसने एक सुदृढ़ प्रशासनिक प्रणाली की व्यवस्था की थी, जिसमें राजा प्रशासनिक प्रणाली का प्रमुख होता था। राजा को सहयोग देने के लिए कुछ मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। राजा को सहयोग देने के लिए मंत्री परिषद होता था। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने में महत्वपूर्ण सभी शक्तियों को निहित किए हुए था। चंद्रगुप्त द्वितीय राजा की तरह अपने सेना का नेतृत्व करता था। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के परिषद में राजकुमार, कर्मचारी तथा सामंत होते थे। वह कुछ परिस्थितियों में मंत्री परिषद की राय लेता था। देश के प्रशासन के लिए बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी। यह कर्मचारी थे राजपुरुष, महासामंत, महाप्रतिहार इत्यादि। राजस्व और पुलिस के कार्यों का विभाजन नहीं किया गया था। सैनिक व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, जिसके लिए सेनापति को अधिकृत किया गया था, जिसे सेनापति बालाधिकृत्य भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में धर्म स्थान का उल्लेख मिलता है, जिससे प्रतीत होता है कि राजधानी को न्यायालय
की हैसियत प्राप्त रही थी। साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिलती है। संस्कृत की शिक्षा के लिए उज्जैन महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। संस्कृत साहित्यकार कालिदास ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक कवि भी ये रहे थे, जिन्होंने मेघदूत, ऋतुसंहार जैसी रचनाएं लिखी थीं। कला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण विकास हमें देखने को मिलता है। महरौली के लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही बनाया गया था। स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत, मूर्तिकला के क्षेत्र में भी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय महत्वपूर्ण प्रगति परिलक्षित होती है। चंद्रगुप्त द्वितीय भगवान विष्णु का भक्त था, परंतु वह सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता तथा सभी धर्मों के प्रति विश्वास प्रकट करने वाले लोगों को दान, दक्षिणा, संरक्षण प्रदान करता था। उसके शासनकाल में जैन और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं आई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रजा अपने नैतिक मूल्यों की ओर विशेष ध्यान देती थी। प्रजा का आचरण अच्छा रहा था और शराब और नशीली चीजों का सेवन नहीं के बराबर होता था। जनसाधारण में जाति भेद और छुआछूत की भावना विद्यमान रही थी। चांडाल एक जाति था जिसे अछूत माना जाता था, जिसे शहर में प्रवेश करने के समय अपने पास स्थित बांस को जमीन पर पटक कर आवाज करना होता था, ताकि लोग उसके शहर में प्रवेश करने के विषय में जान सकें। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जन परोपकार के कई कार्य किए, जिसमें अनाथालय, अस्पताल, अपाहिजों के इलाज और दवाइयों की व्यवस्था शामिल है। चंद्रगुप्त द्वितीय के इन्हीं गुणों के कारण डॉक्टर राय चौधरी ने चंद्रगुप्त द्वितीय को एक सफल शासक बताया है। वही डॉक्टर स्मिथ ने चंद्रगुप्त द्वितीय को एक सशक्त और प्रचंड शासक के रूप में वर्णित किया है। मजुमदार ने चंद्रगुप्त द्वितीय की तारीफ करते हुए कहा है कि उसने समुद्रगुप्त द्वारा शुरू किए गए विजय अभियान को पूरा करने का कार्य किया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में हमें सभी ही क्षेत्रों में विकास देखने को मिलता है। वो परोपकार का क्षेत्र रहा हो या कला और संस्कृति का क्षेत्र रहा हो या साहित्य का क्षेत्र हो, सभी ही क्षेत्रों में हमें विकास देखने को मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि गुप्त काल के समय में जो जाति व्यवस्था थी वह काफ़ी जटिल होती जा रही थी और छुआछूत जो है वह भी सामाजिक जो परिवेश रहा था भारत का, उसमें प्रवेश कर गया था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी इस समय में हो रहा था। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय एक सहिष्णु शासक रहा था, जिस वजह से हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को भी एक मौका मिला था। इसी के साथ अपनी इस चर्चा को यहाँ पे मैं विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड।